अस्सलाम वालेकुम फिश फार्मर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस देख रहे होंगे और उससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिल रहा होगा फिश फार्मिंग के रिलेटेड। आज हम दोबारा से रिपीट करेंगे कि हम किस किस प्रोसेस को कैसे कैसे करेंगे। बेसिकली ये पूरा इंट्रोडक्शन मैं देने जा रहा हूँ, जिसमें मैं दोबारा से बताऊंगा कि हमने कौन कौन सी वीडियोस कवर कर ली हैं जो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, फिश फार्मिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको चेक करनी होती हैं कि क्या आपकी ज़मीन इस कैपेबल है कि उसके ऊपर फिश फार्मिंग की जाए, या आपके जो ज़मीन का पानी है वो इस काबिल है कि उसको यूटिलाइज़ करके हम फिश फार्मिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या होता है, हमें लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है कि आपने एक अच्छी लोकेशन सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, उसकी वीडियोस मैंने बनाई हुई है। फिर आपको देखना होता है कि पानी किस सतह पर है, ठीक है, कि पानी की जो क्वालिटी है वो ठीक है। हमने ये दो टेस्ट करवाने होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सॉइल टेस्ट एंड वाटर टेस्ट। जब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं फिर आप लोकेशन देखते हैं कि आपके जो फार्म की लोकेशन है वो बेहतर है या नॉर्मल है, ताकि क्या उसमें आमदोरफ्त हो सकती है, एक्सेसिबिलिटी है, चीज़ें आ जा सकती हैं। लोड वगैरह के लिए जब गाड़ियाँ आती हैं, जो ट्रैक्टर चलते हैं, रोड बना हुआ, ये सारी चीज़ें ओके नहीं ओके तो आप उनको बेहतर बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मौसम कैसे पानी पर असर डालता है, उसके क्या असरात होते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि पानी के टेम्परेचर को मेंटेन करना क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी, उसके ऊपर भी वीडियोस बनी हुई हैं। फिर हम देखते हैं कि पानी में ऑक्सीजन की जो क्वालिटी है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, देखते हैं कि ऑक्सीजन पानी में क्यों कितनी अहमियत रखती है और फिश फार्मिंग में ख़ास तौर पर जो ऑक्सीजन है उसकी क्या अहमियत है। फिर हम देखते हैं कि ज़मीन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तालाब किस तरह बनाया जाए, उसके ऊपर मैंने बड़ी कंप्रिहेंसिव वीडियो बनाई हुई है कि तालाब की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसकी ऊंचाई कितनी होगी तो स्लोप कितना होगा, फार्म की कौन सी साइड अप करनी है, कौन सी साइड डाउन करनी है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है। फार्म तामीर करने के बाद दोस्त नेक्स्ट मरला जो होता है वो ये होता है कि क्या उसमें बिजली वगैरह लगी हुई है या आपको टरबाइन से काम चलाना है, उसका आपने बजट निकालना है। अगर आपने ऐसी जगह पर फार्म बनाए हैं जहाँ पर आपको टरबाइन वगैरह की ज़रूरत है तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, उसके एक्सपेंस बढ़ जाते हैं। पानी की सतह को देखने के, पानी कितनी ऊंचाई, पानी कितनी गहराई में है, इसको हमने देखना होता है। और उसके बाद जो है वो टरबाइन या ट्यूबवेल वगैरह या पीटर इंजन जो हैं वो इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि उसमें से पानी निकाल कर आप अपने फिश फार्म के लिए उसको यूज़ कर सकें। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मरला क्या आता है। नेक्स्ट मरला ये आता है कि हम फार्म की तैयारी की तरफ जाते हैं। जब आप फार्म की तामीर कर लेते हैं, सारी चीज़ होती है, फिर उसकी बेस बनाने की तरफ जाते हैं कि उसकी बेस कैसे बनाया जाए, ठीक है, उसकी बेस में क्या क्या चीज़ें ऐड की जाए। उसकी मैं सेपरेट वीडियो बड़ी डिटेल से बनाने जा रहा हूँ और पहले भी कुछ मैंने वीडियोस बनाई हुई है उसकी बेस के बारे में, तो उसकी बेस में क्या क्या डाला हुआ है, ठीक है, और यह हमें किस किस चीज़ की उसके बेस में डालने की ज़रूरत होती है। फिर हम जाते हैं कि उसमें पानी किस लेवल तक ऐड करना है, ठीक है, सीड ट्रांसफ़र करने से पहले। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे इलाके में कौन सा सीड ज़्यादा मशहूर है या हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा मछली कौन सी बिक जाती है, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हम देखते हैं। उस कार को या उस मछली की प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, उसको हम कल्टीवेशन की तरफ जाते हैं, उसका कल्चर हम अपने पॉन्ड में रखते हैं ताकि जब हम इसको सेल करना पड़े तो एक अच्छे तरीके से सेल हो सके। फिर हम ये चूज़ करते हैं कि मछली का जो सीड है वो कौन से साइज़ का लेना है। उसमें हम अपने बजट को देखते हुए मछली के सीड को डिसाइड करते हैं कि जी हमने इतने के ग्राम का सीड इसमें ट्रांसफ़र करना है। सीड को ट्रांसफ़र करने से पहले हम जो है वो ये तखमीना लगाते हैं या ये आइडिया लेते हैं कि हमें कितना बजट रिक्वायर्ड होगा या कितने परसेंटेज फीड रिक्वायर्ड होगी इस सीड को देने के लिए। उसमें फीड की इकसाम है, कॉमन क्रॉप्स के लिए जो फीड की इकसाम है वो भी मैंने बड़ी तफसील से जिक्र किया, कितनी रिक्वायर होगी, कितने ग्राम के बच्चे के लिए कितनी सी फीड रिक्वायर होगी पूरे साल में, वो भी मैंने आपको फार्मूला शेयर किया हुआ है। मैंने आपके साथ ये भी शेयर किया हुआ है कि तलापिया के लिए फार्मूला क्या है और नॉर्मल कार्प्स के लिए फार्मूला क्या है। तो पाउंड में आपने बेस बना ली, बेस में आपने बच्चा कैटेगराइज करके अपना बजट बना के रख लिया। कौन सी फीड यूज़ करनी है ये भी आपको मैंने बताया था कि आपके अपने बजट के हिसाब से आप कौन सी फीड को अफोर्ड कर सकते हैं, फ्लोटिंग वाली या सिंकिंग वाली। उसमें एक और कैटेगरी ये है कि आप कौन सी किस्म की मछली पाल रहे हैं, रहू ज़्यादा रख रहे हैं या जो थैला है, सिल्वर है, मुराखी है, ये वाली मछली ज़्यादा रख रहे हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि कौन सी मछली किस पानी की तह से खुराक को खाती है, उस हिसाब से भी हम सिंकिंग फीड या फ्लोटिंग फीड को यूज़ करते हैं ताकि वो मैक्सिमम चीज़ें यूटिलाइज़ करके एक अच्छा से अच्छा वेट गेन करे और उसमें हमें जो फीड का लॉस है वो भी जो है ना मिनिमम हो। फिर मैंने आपको ये भी बताया फीड
कि एक्सेस यूज़ करने से यानी ज़्यादा फीड यूज़ करने से क्या नुकसान हो सकते हैं पानी में, वो भी बताया मैंने। पानी के कॉमन डिजीज़ के बारे में रिसेंटली मैंने वीडियोस अपलोड की हैं कि पानी में कौन सी नॉर्मल जो बीमारी है जो मछली के बच्चे को लग जाती है वो कौन सी बीमारी है, उसमें हमें क्या एहतियात करनी है और किन एहतियात को या कौन सी चीज़ को यूज़ करने के बाद हम उस जो है वो वायरस को वो ख़त्म कर सकते हैं। फिर मैंने आपके साथ शेयर किया कि तिलापिया की फार्मिंग में हमें क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए या कौन से एक्स्ट्रा जो स्किल होती है जो तिलापिया की फार्मिंग के लिए है, या तिलापिया को किस चीज़ के साथ रखा जा सकता है, ये सारी चीज़ें। तो बेसिकली ये जो वीडियोज़ मैं आपके साथ बना रहा हूँ इसका मकसद ये है कि हमने अब तक कहाँ तक का सफ़र तय कर लिया। तो हमने फार्म की सिलेक्शन से लेकर, जगह की इंतखाब से लेकर, पॉन्ड की बेस बनाने तक का सफ़र तय कर लिया। उसमें सीड ट्रांसफ़र की करने की जो कैलकुलेशंस है और हमारी कितनी फीड लगेगी वो भी हमने कैलकुलेशंस कर ली हैं कि इसमें हमारी कितनी खुराक लगेगी, हमें किन किन वसाइल की ज़रूरत होगी। बहुत डिटेल से वीडियोस बनाई गई हैं। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके साथ अच्छे से अच्छा और फुल्ली नॉलेज शेयर किया जाए। बड़ी माइनर छोटी से छोटी चीज़ का मैंने जिक्र किया है और बड़ी से बड़ी चीज़ का भी जिक्र किया है, ताकि जब आप फार्म की तामीर करना शुरू करें तो आपके ज़हन में जो सवाल हो उनको मैंने जवाब भी दिए हुए हैं। इसमें 2-3 वीडियो सिर्फ सवाल जवाबों पर मैंने बनाई है और उसमें हर वो सवाल कवर करने की कोशिश की है जो फार्मर ने नॉर्मली मुझसे पूछा है कि जी फार्मिंग के रिलेटेड जो भी सवाल थे वो मैंने इन 3 वीडियोज़ में बहुत डिटेल से जो है ना एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, और मैंने नहीं देखा कि इतनी तफसील के साथ और इतनी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन के साथ यूट्यूब पर किसी ने कोई चैनल बनाया है या किसी ने किया। बेसिकली मेरा पर्पज़ ये है कि जब आप अपने लिए तो कर ही रहे हैं तो दूसरों के लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि वो भी जो है वो एक अच्छा मुनाफा या किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर एक अच्छा मुनाफा हासिल। तो ये बड़े एक्सटेंसिवली मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी जो एक फार्मर होता है वो पूरी कोशिश करता है कि अपनी स्किल्स को दूसरों तक ट्रांसफ़र कर सके, क्योंकि ये आने वाले वक्त में उम्मीद है एक अच्छा स्कोप होगा। लेकिन इस फिश फार्मिंग में जहाँ मैंने इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं वहाँ कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। प्रिकॉशन से क्या मुराद है कि कोई भी कारोबार है उसको उसमें रिस्क फैक्टर ज़रूर होता है। उसमें कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। प्लस पॉइंट ये होते हैं कि हम उसके मुनाफे के बारे में, उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में एक मुकम्मल नॉलेज हासिल कर लेते हैं। लेकिन उसमें जो थ्रेट्स होते हैं या जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो ये होते हैं कि क्या आपकी स्किल जो गाइड किया जा रहा है, उस जो थ्रेट्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपने परफेक्ट टाइम पर परफेक्ट सोल्यूशन निकाला है या नहीं निकाला। उसमें ये होता है कि क्या आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो इन्फॉर्मेशन आप तक ट्रांसफ़र की जा रही है उसको आप बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उससे कुछ गेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये होता है। सेकंड ये होता है कि फ़िश फार्मिंग जब भी, क्योंकि हमारे यहाँ एकदम से ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा शुरू हुआ और तिलापिया की फार्मिंग शुरू होगी, उसकी वजह से मार्केट में जो है ना वो रेट कम हो जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में जो परचेजिंग ट्रेंड है वो डिफरेंट है, इंडिया में परचेजिंग ट्रेंड बहुत डिफरेंट है। किस हिसाब से डिफरेंट है? पाकिस्तान में अमूमन जो मछली खाई जाती है वो 1 किलो वज़न से ज़्यादा की मछली का अगर वज़न हो तो वो शौकिया तौर पर खाया जाता है, यानी उसको पसंद किया जाता है। और लोग 2 किलो, 1.5 किलो, 1.25 किलो इस कैटेगरी की फ़िश को खाना पसंद करते हैं और इसी के लिए पे करने के लिए तैयार होते हैं। इसके बरक्स अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर 400-450 ग्राम का जो बेसिकली जो बच्चा होता है या जिसको हम सीड भी कह लेते हैं और उसको फ़िश भी कह सकते हैं, वो भी बड़ा इजीली कंज्यूम हो जाता है और एक अच्छा रेट मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि मेरी इंडियन फार्मर से इंटरेक्शन होती रहती है, मेरी रोज़ किसी ना किसी नए फार्मर से बात हो रही होती है, तो उस जनरल डिस्कशन में यही निकलता है कि इंडिया में जो स्मॉल साइज का सीड होता है, ये जो स्मॉल साइज की जो मछली होती है वो भी एक अच्छे रेट पर बिक जाती है और लोग शौकिया खा लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अमूमन जो इंडिया के फार्मर्स हैं वो बात करते हैं कि हमने 1 एकड़ में 2000 सीड ट्रांसफ़र कर दिया, 3000 कर दिया। तो जब साल के एंड में उसको निकालते हैं तो उसका जो मजमूई तौर पर एवरेज वेट निकल रहा होता है वो 400 ग्राम या 450 ग्राम या 500 ग्राम मैक्सिमम निकल रहा होता है इतने बड़े सीड पर। तो वो चीज़ उनकी बिक जाती है। वही फार्मर जब पाकिस्तानी में देखते हैं तो वो कहता है कि यार मैं क्यों नहीं 4-4.5 हज़ार सीड ट्रांसफ़र कर सकता। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ मार्केट का ट्रेंड डिफरेंट है, इस चीज़ को भी मद्देनजर है। सेकंड ये है कि जब सारी दुनिया, ये सारा पाकिस्तान, ये या बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फ़िश फार्मिंग में बहुत ज़्यादा मुनाफा आ रहा है तो क्यों ना हम भी अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ करें, तो वो बगैर कैलकुलेशंस के, प्रिकॉशंस लिए हुए, बगैर किसी एहतियाती तदाबीर के वो जब इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उनको लॉस जो है ना नुकसान होता है। आपने सभी ने देखा कि इस साल मछली का जो रेट है वो पिछले साल की बारिशत काफ़ी कम रहा है। ठीक है, और इतना खातिर खां फार्मर को मुनाफा नहीं हुआ। जो ठेके
फार्मर देता है, यानी लीज पर उसने ली हुई होती है ज़मीन, उसके भी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए। लोगों ने कहा कि फार्मिंग में क्यों ना हम भी जो है ना अपनी स्किल्स को ट्राई करें और इससे एक मुनाफा लेने। अच्छा, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ, बहुत सारे फार्मर्स आने की वजह से जो लीज़ जो ठेके पर ज़मीन मिलती थी एक अच्छे दाम पर, वो भी बढ़ गई रेट। तो ये सारे वो नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो जब सब लोग एक ही तरफ फोकस कर लें, किसी एक ही कारोबार में आने की कोशिश करें, तो वहाँ पर फिर सर्वाइवल जो होता है वो मुश्किल हो जाता है और फार्मर्स को जो है ना नुकसान होता है। इसमें एक और पॉइंट जो है सबसे बड़ा अहम पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि किसी भी कारोबार में हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमने पहले साल ही उसमें जाना है और पहले साल ही उसमें से लाखों कमा लेने। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो जितना मर्जी स्किल ट्रांसफ़र कर ले, जब तक आप प्रैक्टिकली वो खुद नहीं करेंगे तो उसमें से आपको वो चीज़ गेन नहीं होगी। मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो आपको अपने इलाके के लिहाज से चीज़ों के बारे में एक मसले मसाइल नहीं पेश आएंगे, तो आप उससे एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले साल जो होता है वो बेसिकली एक एक्सपीरियंस के लिए होता है और उसमें से उमूमन फार्मर को या तो थोड़ा बहुत नुकसान होता है या वो लेवल पर कर जाता है, यानी जितना उसने इन्वेस्ट किया होता है उतना उसका प्रॉफिट हो जाता है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे सकूं, उसमें प्रिकॉशंस के बारे में भी बता सकूं कि फ़िश फार्मिंग की कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी। अच्छी चीज़ों से मुराद ये है कि एक अच्छा मुनाफा मिल जाता है। बुरी चीज़ें या नुकसानदेह चीज़ें ये है कि मछली पानी में रहती है सारा साल। अगर आपको उसका एक्यूरेट आइडिया नहीं है कि वो कितने ग्राम की है, उसके ऊपर कितना खर्चा आया है और आपने उसके ऊपर सिर्फ एक्सपेंसेस ही किए हैं और साल के एंड में उसमें से वो रिजल्ट नहीं निकलता, तो इसमें वापसी नहीं होती। ये एक ऐसा कारोबार है, ये नहीं हो सकता कि आप उसको कहेंगे जी मैंने इसको ख़त्म करना है। आपने बंद बनाए होते हैं, बंदों के ऊपर खर्चा हो रहा था, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, बिजली लगी हुई है, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसिव हुए हैं। तो वापसी में जब आप वापसी करते हैं तो बगैर नुकसान, अच्छे खासे नुकसान के वापसी नहीं होती। कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले आपको ये चीज़ें ज़ेरे गौर रखनी है कि आपके पास सरमाया कितना है। मैंने एक वीडियो स्पेशली इसी चीज़ पर बनाई है, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से जिक्र किया है कि आपको अपने सरमाए को कैसे मैनेज करना है। अगर आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है और आप एकदम सारी इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपके पास बचत कुछ नहीं होगी, और अगर खुदा ना खास्ता उसमें से आपको लॉस होता है, अगले साल आप उतनी जगह पर फार्मिंग नहीं कर सकेंगे बल्कि कम पर करेंगे। अगर उतनी जगह पर करेंगे तो फीड नहीं दे पाएंगे तो मछली का वेट नहीं ग्रो होगा और आपको वो वजन या वो जो अमाउंट में प्रॉफिट होना था वो नहीं होगा। तो ये सारी बेसिक, बहुत सारा बेसिक चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और ये इंट्रोडक्टरी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि फ़िश फार्मिंग क्या है और उसके बारे में कैसे जो है ना मैंने अपने आप को डेवलप करना है या अपनी स्किल्स को डेवलप करना है। किसी भी फार्मर का एक्सपीरियंस जो होता है वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, आपने उससे गेन करना है। ठीक है, और सब फार्मर से इन्फॉर्मेशन लिया करें, उनसे एक्सपीरियंस शेयर किया करें और उनके फार्म को विजिट किया करें, तब जाकर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक व्हाट्सएप के ग्रुप में या यूट्यूब पर बैठकर सारा नॉलेज गेन कर लें और वहाँ से आप आगे फर्दर डेवलपमेंट की तरफ चल जाओ और कहें जी मैंने पहले साल में। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपके लिए न्यू होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने फेस की हैं शायद आप वो फेस ना करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमने फेस नहीं की लेकिन आप फेस कर रहे होंगे। ऐसा भी हो जाता है क्योंकि एरिया टू एरिया डिफरेंट होता है, पानी की क्वालिटी, ज़मीन की क्वालिटी, इस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मेरी रिकमेंडेशन की ये है कि फ़िश फार्मिंग जो है वो किसी की देखा देखी ना करे कि उसने किया वो कामयाब हो गया मैं भी कर लेता हूँ। आप अपनी स्किल को ढूंढें कि आप में क्या स्किल है। अगर आप मीट फार्मिंग अच्छी कर सकते हैं तो मीट फार्मिंग को फोकस करें। आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, उसमें से मुनाफा कमा रहे हैं तो डेयरी पर फोकस करें। अगर जिसमें आपकी स्किल डेवलप हो चुकी है उस कारोबार को फर्स्ट रखें, इसको सेकंड रखें। कुछ फार्मर्स के साथ अभी ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी जरी ज़मीन को खोदा है और उसमें पानी 3-3, 4-4 फीट ऐड किया है। सुबह जब वो उठ के देखते हैं तो पानी जो है ना ग्राउंड पर पहुंचा हुआ होता है, आधा फीट भी नहीं बाकी बचता। तो वो खुदारा मैंने सबसे पहले कहा था कि आप अपनी ज़मीन का सॉइल टेस्ट ज़रूर करें, उसमें पानी को रोकने की कैपेबिलिटी है या नहीं है। जब वो ज़रखेज़ ज़मीन है उससे फसल बहुत अच्छी ली जा सकती है, जो मीट प्रोडक्शन या गोश्त के लिए जो जानवर रखे जाते हैं उनके लिए की जा सकती है। तो उम्मीद है आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि मैंने वीडियोस क्यों बनाई हैं और उससे आपको इन्फॉर्मेशन भी हो, इससे भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और एक जनरल आइडिया हो गया होगा कि मेरे चैनल किस चीज़ के बारे में।